जैसा कि आपको पता है कि आज हम अपने परराष्ट्र नीति का जो विषय है, जो हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, उस टॉपिक की आगे चर्चा करने वाले थे। और मेरे पीछे एक सेंटेंस लिखा हुआ, बहुत मोटिवेटेड सेंटेंस है, और सेंटेंस कह रहा है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। आपको पता है इस बात का मतलब, हम कई बार ये सेंटेंस पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इन कोविड की जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में शायद सबसे बेटर आपके ऊपर अगर कोई सूट कर रहा है सेंटेंस, तो वो सेंटेंस है यही। क्लासेस भी एम्प्टी हैं, बिल्कुल खाली हैं, कोई शोर करने वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है अगर कहा जाए तो, ठीक है। एक्चुअली वो डिस्टर्बेंस भी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। जब क्लास में होते हैं तो शायद उसका एनवायरनमेंट थोड़ा अलग होता है, पढ़ने का माहौल थोड़ा सा अलग होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर्स देते देते शायद आप खुद भी क्या क्या सीख जाते हैं, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपके व्यवहार से या टीचर के एक्सप्रेशंस या टीचर की जो प्रेजेंस है, हो सकता है वो भी आपको मोटिवेट करे, और आपका जो व्यवहार है या आंसर देने का जो आपका तरीका हो सकता है, वो भी क्लास को मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। तो मैं भी ये बात कर रहा हूँ कि ये जो परिस्थितियाँ हैं, अगर इसको पॉजिटिव रूप में लिया जाए तो शायद आपकी मेहनत करने के लिए जो आपको माहौल चाहिए, वो माहौल इन परिस्थितियों ने आपको उपलब्ध करवा रखा है। और उन परिस्थितियों में रहते हुए अगर आप मेहनत कर लेंगे 4-6 महीने से, अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप स्टडी कर रहे हैं, या जुलाई से जब से एडमिशन शुरू हो गए थे क्लासेज, तो अगस्त से आपकी पॉलिटिकल की शुरू हुई है, तो उस समय अगर आप काम कर रहे हैं या कंटिन्यूसली उस टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं, तो आपके लिए सक्सेस बहुत आसान हो जाएगी। और जितना आप इसमें डिले करते जाएंगे, सक्सेस भी आपसे उतनी ही दूर हो सकती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कहीं पढ़ लिया था, तो मैंने देखा हाँ, आज इन परिस्थितियों में जब हम मोबाइल को लेकर कुछ और भी काम करते रहते हैं, उस समय अगर हम पढ़ने के लिए मोबाइल लें, अपनी कॉपी हो, बुक्स हो, और हम अकेले नोट्स तैयार कर रहे हों, तो शायद उससे बेटर नोट्स तैयार भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कॉलेज की आने जाने का टाइम बच रहा है, और भी जो हमारा जो समय नष्ट हो जाता था, खर्च हो जाता था, वो समय बच रहा है, उसका आप किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा करता है, तो शायद वो अपने आप को उस भीड़ से अलग कर लेता है जो कि फ़्लो के साथ बह रही है, जो कि ये देख रही है कि हमें एक बहाना मिल गया है पढ़ाई नहीं करने का। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखते हैं कि दोनों तरह के पक्ष आपके सामने हैं। आप चाहेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हार्डवर्क करेंगे, और चाहेंगे तो उस टाइम को अपने शौक या किसी अन्य चीज़ों में क्या कर सकते हैं, वेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, आप अपने उस साइलेंस को अपना हथियार बनाइए और उसे उतनी ही धार दीजिए जितनी आप अपने दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं। और जब कलम चलती है तो शायद और चीज़ों का चलना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। सबसे पावरफुल माना गया है इस कलम को, छोटी सी जो कलम आपके पास होती है, लेकिन उसकी पावर बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे समय तक प्रभावी रहती है। क्योंकि आप जो विचार हैं, उन विचारों को राइट डाउन करते चलें, जो आपकी क्वेरीज़ हैं, जो आपकी सोच है, या जो भी आप कुछ पाना चाहते हैं, उसको राइट डाउन कर लेंगे तो आपको वो मोटिवेट करेंगे। और जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे, देखेंगे कि मैंने क्या डिसाइड किया था और आज मैं कहाँ हूँ, क्योंकि जो 3 साल होंगे आपकी लाइफ के, वो आपकी लाइफ बना भी देंगे और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो तीनों साल के लिए आपको प्लानिंग करके चलनी है, और उसकी शुरुआत कर रहे हैं हमारे इस फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक से, जो है मनु। और मनु आज भी पढ़ा जा रहा है, तो कोई ना कोई बात तो होगी कि मनु को पढ़ा जा रहा है, तो उसके विचार इतने इंपॉर्टेंट रहे होंगे, या उसके विचारों में कुछ ऐसा यूनिकनेस रही होगी, या प्रैक्टिकल रहे होंगे, या फिर इतने इंपॉर्टेंट रहे होंगे राज व्यवस्थाओं के लिए या शासकों के लिए, कि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया था। उसी में हमने एक बिंदु पढ़ लिया था, हमारे इसकी जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को हम पढ़ चुके हैं। तो हमने सैद्धांतिक या कंसेप्चुअल जो सिद्धांत उनको पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल जो सिद्धांत थे। व्यवहारिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष से हमारा तात्पर्य क्या है, हमारी मीनिंग या हमारा उद्देश्य क्या है इनको लेकर। व्यवहारिक पक्ष से हमारा जो तात्पर्य है वो यही है कि हम
या हमने सैद्धांतिक पक्ष के द्वारा निर्धारित, सैद्धांतिक रूप से निर्धारित किए गए सिद्धांतों को, नियमों को लागू करना। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिद्धांतों का निर्माण किसने किया है? हमने ही किया। अब हम ही उसी को क्या करने जा रहे हैं? आगे लागू करने जा रहे हैं। तो मैं आपको यही बता रहा था कि इस पक्ष का दूसरा क्या विशेषता होगी इसकी? ऐसे नियम या ऐसी प्रक्रिया जिसके आधार पर विदेशी संबंध या परराष्ट्र संबंधों का संचालित किया जाना। सिद्धांत नहीं कहा है मैंने, प्रक्रिया का है। ठीक है, आगे चले इसमें। तो वो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का मतलब वो व्यवहार आपका, यानी आपको किस तरह का व्यवहार करना है, उस व्यवहार की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और उस व्यवहार को करने के लिए व्यक्तियों की क्या कर दी जा रही है? नियुक्ति की जा रही है। और वो व्यक्ति कौन है? अगर हम बात करें इस व्यवहारिक पक्ष की, तो इसके अंतर्गत बात करेंगे तीन तरह के सिद्धांत हैं। उन 3 तरह के सिद्धांतों में पहला क्या है? दूत। पहला क्या है? अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो ज़्यादा सही रहेगा। दूत पहला। ठीक है, सेकंड है इसमें गुप्तचर, और तीसरा इसमें है युद्ध। ये तीनों वे सिद्धांत हैं ये तीनों वे पक्ष हैं व्यवहारिक, जिनके आधार पर दो राष्ट्रों के मध्य अच्छे संबंधों का निर्वहन किया जाएगा। उनको लागू करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है। और फिर भी अगर ये दोनों चीज़ें असफल हो जाती हैं तो फिर युद्ध के माध्यम से उस व्यवहार का निर्धारण किया जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करें हम दूत व्यवस्था की। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, यह क्या करेगा? संबंधित राज्य में राजा का प्रतिनिधित्व करता है। संबंधित राज्य में राजा का प्रतिनिधित्व करता है। एम्बेसडर जिसको कहते हैं हम। एम्बेसडर, ठीक है। एम्बेसडर का आज तो हिंदी में उसको राजनयन कहते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ लिखना नहीं चाह रहा था। ठीक है, राजनयन। तो संबंधित राज्य में राजा का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। दूत चाहे तो शत्रु राज्यों में मित्रता करा दे, ठीक है। मित्र राज्यों में फूट डलवा दे, ये इसकी नीतियों का प्रमुख प्रभाव रहता है।
मतलब जो मित्र मिले हुए हैं उनको अलग करा दे, और जिन राज्यों में शत्रुता चलती आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी, उनमें ये क्या करा सकता है, एकता करा सकता है। अगर इसकी योग्यताओं की बात की जाए, ये तो मैंने आपको भी कहा था कि प्रत्यक्ष, एक दो बात और लिख लेते हैं आप इसकी, इसे प्रत्यक्ष रूप से पहचाना जा सकता है, इसे प्रत्यक्ष रूप से पहचाना जा सकता है। दूसरी बात यह है, राजा से सीधे संपर्क में रहता है। कैसे रहता है कि इसे राजा की नीतियां डायरेक्ट उस राजा के फेवर में या उसके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिलता है, या वो जो विचार हैं और जो संबंधित राज्य का राजा है उसके विचारों को भी सीधे अपने राजा के यहाँ प्रेषित करना होता है। मतलब बीच में किसी गुप्तचर की या बीच में किसी मीडिएटर की आवश्यकता, मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है। संबंधित राज्य और जो राजा है उन दोनों के बीच की कड़ी कौन होता है, ये दूत होता है। ठीक है, ये जैसा व्यवहार करेगा वैसा व्यवहार इस राजा का उस राज्य में माना जाएगा। ये दूत अगर राजा के, संबंधित राजा के पक्ष में है तो वो राजा भी संबंधित राजा के पक्ष में माना जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये राजा से सीधे संपर्क में रहता है या दोनों राजाओं के मध्य की कड़ी का काम करता है। दोनों राजाओं के मध्य कड़ी का काम करता है। ठीक है, दोनों राजाओं के मध्य कड़ी का काम कौन करता है, दूत करता है। तो इसीलिए दूत के काम को क्या माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। राजा जैसा भी हो वह अपनी नीतियों या दूत के माध्यम से दूसरे राजा के मध्य छवि बनाने का भी काम करता है। ये जो दूत है ये राजा की छवि यानी जो इमेज है ये क्रिएट करता है उस संबंधित राज्य के अंतर्गत। चाहे वे दोनों राजा प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में आए या नहीं आए, लेकिन दूत के माध्यम से दोनों एक दूसरे के संपर्क में रह पाते हैं। आगे देखें, इसकी योग्यताओं की बात करें। योग्यताएं, सबसे पहली योग्यता तो क्या हो गई कि यह जो है व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये धर्म, अर्थ और काम तीनों में ही दूसरे राज्य के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। दूसरे राज्य के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। यानी वह किसी भी प्रकार से उनके फेवर में काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इंगित, ये योग्यता होनी चाहिए। इंगित का मतलब क्या समझते हैं आप? अब जैसे मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है, वाणी और शब्दों के बीच में अगर किसी तरह का कोई गैप होता है तो उस गैप से बचने के लिए या उसके बीच के, देखिए वाणी यानी जो आप कह रहे हैं वो जो तरंग उत्पन्न हो रही है वो, और भाव या शब्द, वाणी के पास में लिख लें भाव ताकि आपको ध्यान रहे। भाव व शब्दों के मध्य वाणी यानी भाव और शब्दों के मध्य अंतर को पकड़ सके, अंतर को
पकड़ सके। ठीक है, यानी वो व्यक्ति कह क्या रहा है और कर क्या रहा है, उसके बीच के अंतर को पता करने की योग्यता भी किसमें होनी चाहिए, इस दूत में। तीसरा देखिए आप, चेष्टा। चेष्टा से मतलब क्या होता है, जिसको आज आप बॉडी लैंग्वेज कह रहे हैं, जिसको आप बॉडी लैंग्वेज कह रहे हैं, उस बॉडी लैंग्वेज को पकड़ने की कैपेसिटी इसके अंदर होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज को पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए। ये सब आप जानते हैं कि आप जब छुट्टी में पेट दर्द का बहाना करके बचपन में अगर छुट्टी लेना चाहते थे तो आपके पेरेंट्स आपकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगा लेते थे, आपके शब्दों और व्यवहार में जो अंतर है उस अंतर को पकड़ लेते थे और आपको कहते थे कुछ भी नहीं हो रहा, तेरे पेट में दर्द, तुझे आज स्कूल जाना है तो जाना ही पड़ेगा, हम वहाँ पर दवाई दिलवा देंगे, या किसी अन्य प्रकार की और कोई समस्या होगी तो उस समस्या को क्या करवा देंगे, सॉल्व करा देंगे, लेकिन तुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। या टेस्ट करने के लिए वो खुद ही कोई कह देते थे आज तो हम कहाँ जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो बच्चा तुरंत कह देता था मैं भी चलूँगा, या फिर आज हम ये चीज़ खाएंगे तो वो बच्चा मैं भी खाऊँगा। तो इस तरह का जब वो एटीट्यूड आता था तो वहीं पर इसका मतलब आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपको टेस्ट कर रहे होते थे। तो टेस्ट करने का मतलब यही है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को पकड़ना। ठीक है, तो ये सारी विशेषताओं की बात कर रहे हैं, और भी कई सामान्य भी हो सकती हैं, जैसे उच्च कुल का होना, उच्च कुलीनता। ये क्यों चाहिए, वफादारी के लिए। उच्च कुल का व्यक्ति क्या होगा, वफादार होगा। उच्च कुलीनता के अलावा वाक्पटु होना चाहिए, वाक्पटुता यानी हाजिर जवाबी, तुरंत जवाब देने वाला हो। इसके अलावा हृदय की कोमलता, यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं हम कठोर व्यवहार नहीं करें, दूध को कठोर व्यवहार करने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। कठोर व्यवहार भी करते हुए वाणी की जो कोमलता है या मन की जो कोमलता है उस कोमलता को भी वो बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए उसके द्वारा। ठीक है, और तो आपको पता है जैसे तीव्र स्मरण शक्ति, तीव्र स्मरण शक्ति, तीव्र स्मरण शक्ति होनी चाहिए। चंचलता, चपलता नहीं होनी चाहिए व्यवहार में, इसको यहीं रोक देते हैं, होनी चाहिए। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो आपने देखा होगा कि जब रामायण चल रही थी तो आपने देखा होगा कि रामायण में एक व्यक्ति थे जो दूत बनकर वहां गए, और वो व्यक्ति कौन थे, बाली के पुत्र अंगद। तो अंगद के द्वारा भगवान राम का दूत बनकर किसको संदेश दिया गया था, ये संदेश दिया गया था रावण को। किसको संदेश दिया उन्होंने, रावण को। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसका मतलब है उन्होंने अपने व्यवहार से वहाँ पर राम की मर्यादा को किसी भी प्रकार से कम नहीं होने दिया। तो आपने देखा होगा वो तो कैसे दूत बन के गए थे, अस्थायी दूतों की श्रेणी मान लेते। और एक परमानेंटली किसी राष्ट्र में आप निवास करते हैं, ठीक है, तो वो भी किस में आएगा, स्थायी रूप से रहता ही है वहाँ। एक बात और लिख लें, स्थायी निवासी, स्थायी निवासी। अब स्थायी का मतलब ये नहीं है कि परमानेंटली उसका मूल निवास बना दिया रावण के राज्य में और वो वहीं रह गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। स्थायी का मतलब है एक निश्चित समय के लिए क्या करेगा, वो वहाँ रहेगा और उस एक निश्चित समय के बाद वो वापस आ सकता है। जैसे अंगद गए, अंगद को किसी कार्य के लिए अपॉइंट किया गया था, अंगद ने वो कार्य किया और वहाँ से वापस आ गए। हनुमान जी भी दूत के रूप में गए थे सीता माता का पता लगाने के लिए, वो गए दरबार में पहुँचे। हालांकि हनुमान जी और अंगद में बहुत डिफरेंस रहेंगे, वो इनडायरेक्टली गए थे और उनको आभास ही था। एक्चुअल जो दूत बनकर गए थे वो गए थे अंगद। तो सभा में गए, रावण से बात की, जो संदेश देना था वो संदेश दिया, जो संदेश प्राप्त करना था वो संदेश प्राप्त किया, वो आकर किसको दे दिया, राम जी को दे दिया। राम
ने उसका विश्लेषण किया और उसी के अनुसार आगे की रूपरेखा को उन्होंने क्या किया, तैयार किया। आगे देखें, इसमें चपलता और चंचलता चपलता और चंचलता दोनों ही नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि उसे चपलता यानी स्थिरता यानी संयम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यवहार में संयम होना चाहिए। ठीक है। और देखिए, नीति निपुण होना चाहिए। नीति निपुणता, कई भाषाओं का ज्ञान यानी भाषाविद, कई भाषाओं का ज्ञान तथा विनम्र व्यवहार होना चाहिए। आगे चलें तो ये सारी जानकारी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आप मनु के दूतों के बारे में। और दूत नहीं होंगे तो शायद अन्य सभी कार्य क्या हो सकते हैं? बेकार हो सकते हैं। आगे चलते हैं इधर। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक ही है, वो कार्य क्या है? दोनों राज्यों के मध्य मधुर मित्रतापूर्ण संबंधों की शांति संबंधों की स्थापना करना। ठीक है। आगे, राष्ट्रहित या राज्य हित का ध्यान रखना, अर्थात मूल राज्य यानी अपने राज्य, अपने विपरीत व्यवहार का पूर्वालोकन कर लेना। यानी किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है या किस तरह से संबंधित राज्य के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। अगर उस दूत के प्रति उस राजा के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तो ऐसी बातों पर गौर करे और तुरंत अपने राजा को क्या करे? सूचित करे। क्योंकि सबसे पहले उस राज्य के जो दूत है उसके प्रति जो व्यवहार किया जाता है तो उस व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तो उस परिवर्तन को तुरंत कैच करे, तुरंत उसका पता करे, तुरंत उसके भावों को समझे और अपने राजा को क्या करे? सूचित कर दे। जैसे कोई षड्यंत्र रच रहा है, जहाँ उस दूत की नियुक्ति हुई है, उस राज्य का राजा यदि किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र रच रहा है, किसी प्रकार की कोई दुर्भावना से किसी अन्य राजा के साथ कोई संधि कर रहा है जो कि इस राज्य का शत्रु है, तो ऐसी सूचनाएं, ऐसी गुप्त सूचनाएं तुरंत अपने राज्य के राजा को उपलब्ध करवाए। और दूसरी बात, राज्य में
उपस्थित गुप्तचरों से भी संपर्क रखे। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं, किसके? दूत के। ये ध्यान रखें आप, अभी हम दूत को ही पढ़ रहे हैं। दूत दूत दूत, ये नहीं है, अभी युद्ध भी नहीं है, ये तो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अभी हम किसके कर रहे हैं कार्य? दूत के। योग्यताएं किसकी? दूत की। हमारे यहाँ भी तो कह देते हैं तू तो दूत है या दूती है। ठीक है, तो दूत या दूती का मतलब क्या होता है? इधर की, हमारे यहाँ तो नेगेटिव इफेक्ट लेते हैं उसका। नेगेटिव क्या? इधर की बात उधर करने वाले को क्या कह देते हैं हम? दूत। या लड़की है तो क्या कह देते हैं? कोई फीमेल है तो उसको क्या कहते हैं? ये तो दूती है, इधर की उधर कर देती है। तो ऐसा ही काम, इससे बेहतर क्वालिटी का काम कौन करता है? दूत करता है। किसके लिए? अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र हितों का ध्यान में रखते हैं। दो राष्ट्रों की मित्रता को स्थायी करने के लिए, शत्रुओं के मध्य में किसी तरह का कोई फूट डलवाने के लिए या व्यवधान उत्पन्न करवाना, इन दूतों का मुख्य काम होता है। वे संबंधित राज्य के राजा की गतिविधियों का आकलन करते हैं, उसके व्यवहार को समझते हैं, उसकी वीकनेस को पकड़ते हैं, उसकी अच्छाइयों को पकड़ते हैं और किस तरह से यूज़ लिया जा सकता है इस राजा को अपने राष्ट्र हितों को पूरा करने के लिए, ऐसी कई योजनाएं बनाकर अपने राज्य के राजा को प्रस्तुत करते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो है गुप्तचर। किसकी बात करेंगे हम? दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है व्यवहारिक नीति का, वो है गुप्तचर। गुप्तचर ठीक है, वह व्यवस्था जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से शत्रु या मित्र राज्य में उपस्थित होकर उस राज्य की शक्ति और कमजोरी का आकलन किया जाता है, वह प्रत्यक्ष आकलन, वह प्रत्यक्ष आकलन कर, यानी डायरेक्ट वो देखता है, आंखों से देखता है सीधा गुप्तचर। दूत तो एक बार फिर भी नहीं जाएगा तो उनको वैसे डाउट हो जाएगा, तो वो अपने सीधे विचार उसको नहीं बताएंगे। कमजोरी या ताकत की बात उस दूत के साथ नहीं की जाएगी। वहाँ तो उस राजा को या राज्य को शक्तिशाली ही प्रदर्शित किया जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? वह जाएगा तो कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे जाएगा वो? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, और क्या करेगा? आकलन करेगा। और वह आकलन कैसा करेगा? वो डायरेक्ट आंखों से देखकर, आंखों देखा हाल सुनाएगा आपको। आकलन कर अपने राजा को उपलब्ध जानकारी उपलब्ध करवाना। उपलब्ध करवाना, इसका कार्य भी हो गया एक तरह से। क्या करेगा ये? राजा तक पहुंचाता है संबंधित राज्य की कमजोरियां या अच्छाइयां। ठीक है, इससे पहले आप इन चीज़ों को देख लें एक बार।
अब इसकी जो योग्यताएं हैं वे वैसी ही हैं जैसी कि ऊपर होती है या दूतों से मिलती। सक्षम तो सारे ही होते हैं। सबसे पहली जो योग्यता है वो क्या है? गुप्तचर एक तो स्वांग रचने में माहिर हो। स्वांग का मतलब विभिन्न प्रकार के भेष बदलना। स्वांग रचने में दक्ष हो, ये सबसे जरूरी है। दूसरी, निरंतर गतिशील रह सकता हो। तीसरी बात, स्थिर प्रज्ञ हो, यानी विपरीत हालात होने पर भी संयम बनाकर रख सके। विपरीत परिस्थितियों में या हालातों में, विपरीत परिस्थितियों या हालातों में आपको पता होना चाहिए कि परिस्थितियां कई बार क्या होती हैं? बेहद विपरीत होती हैं। यानी पकड़े जाने का डर होता है या पकड़े जाने की जहां संभावना होती है वहां। मैं दूसरे शब्द में लिख दूं, भेष बदलने में, भेष बदलने में माहिर यानी दक्ष। दूसरी देखें, निरंतर गतिशील यानी आलसी नहीं हो। ठीक है। तीसरा मैंने बताया आपको कि वह स्थिर प्रज्ञ हो। स्थिर प्रज्ञ का मतलब क्या हो गया? विपरीत हालातों में या विपरीत परिस्थितियों में संयम बनाकर रखे। उसको क्या कहते हैं? स्थिर प्रज्ञ। यानी आपका माइंड एक जगह क्या रहे? स्थिर होकर काम करें आप। संकट भी आ गया या किसी तरह की कोई विपरीत परिस्थिति भी आ गई तो भी शांत चित्त मन से क्या करें आप? कार्य करें। ऐसी योग्यताओं के बारे में पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है। आगे चलते हैं हम। यानी दूत का जो कार्य है वो मैंने आपको लिखाई दिया एक शब्द में पहले। अब हम देख रहे हैं कि दूत के योग्यताएं क्या हो रही हैं और उन योग्यताओं में हमने बात की है स्थिर प्रज्ञता। और देखिए आप, वक्ता हो, गणितज्ञ हो, अलग अलग प्रकार के दूतों की बात है और गुप्तचरों की बात है। ठीक है। राष्ट्रभक्त हो, सजग हो। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मिस्टर मनु कह रहे हैं आप। और मनु के कहने का कारण क्या है? क्योंकि वह खुद भी जानता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई गुप्तचर दूसरे राज्य का भेद लेने जाता है तो अपने राज्य का भेद दे और आता है। कई बार ऐसे व्यक्ति भी होते हैं या उनकी योग्यता में थोड़ी सी क्या होती है? कमी हो जाती है। तो वो क्या करते हैं? अपना उसका भेद लेने की अपेक्षा अपना भेद उसे देकर आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी गुप्तचर नहीं होने चाहिए। ठीक है। और तो लगभग इसकी जैसी ही योग्यताएं भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उच्च कुल का होना नहीं होना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है गुप्तचर के लिए, ये ध्यान रखें आप। इतनी कोई स्पष्ट आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुप्तचर जो सूचनाएं लाता है उसकी भी बाद में जांच की जाती है। अभी बात करेंगे आगे। गुप्तचर और दूत दोनों के द्वारा लाई गई सूचनाओं को आपस में मैच किया जाता है। अगर वो मैच होती हैं तब जाकर ही आगे काम लिया जाता है। आगे चलें अब।
कार्य हमने पहले लिख दिया, ये जानकारियां उपलब्ध करवाना, या चाहे तो आप कार्य लिख लें। ये कार्य होता है किसका? गुप्तचर का। गुप्तचर, यहां अगर मैं शाब्दिक अर्थ कर दूं इसका, गुप्त यानी और चर यानी चलने वाला। गुप्त रूप से विचरण करने वाला या रहने वाला, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? गुप्तचर। मैंने आपको वहीं बताया था पहले ही, और देख लें, यह अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसका भी सीधा संपर्क किससे होता है? राजा के पास होता है। अब सीधा संपर्क यहाँ होने का मतलब क्या है? किसी और राज्य की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर सीधा संपर्क होने से मतलब है कि वह तुरंत अपनी जानकारी या तुरंत किससे मिल सकता है? राजा से मिलेगा, वो तुरंत राजा से मिल सकेगा, बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। इस तरह उसका भी संपर्क किससे होता है? राजा से। अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है, यानी बिना पहचाना नहीं जा सकता। दूध को पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमने किसके बारे में देखी? गुप्तचरों के बारे में। अब हमारे पास है गुप्तचरों के प्रकार। तो गुप्तचरों के प्रकार हैं, इस पे घोड़ा करता हूं ताकि संख्याएं आपको ध्यान रहे। पहला है कापाटिक, ठीक है, उदा स्थित, गृहपति, व्यापारी और तापस, ये पांचों क्या हैं? गुप्तचर हैं। इनके नामों से ही आप इनकी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। ये गायब है यहाँ, ये ध्यान रखें आप। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट चल रहा है यहाँ पर। फिर आगे चलें। हम जो बात कर रहे हैं उसमें पहला है कापाटिक। और कापाटिक का क्या मतलब हो गया? कापाटिक का मतलब होता है जीविका। कापाटिक का क्या तात्पर्य हुआ? एक तो किसके लिए करेगा वो काम? आजीविका के लिए। ठीक है, यानी कोई रोजगार ही बना लेगा किसको? गुप्तचरी को। आगे देखें आप फिर, कपट कार्य में निपुण होना चाहिए। यानी ऐसा व्यक्ति जो कपट कार्य, छल कपट में क्या हो? निपुण हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको शकुनी टाइप का व्यक्ति, ठीक है, जैसे शकुनी था कपट करने में निपुण, ऐसे ही उस गुप्तचर को भी क्या होना चाहिए? कपट कार्य में निपुण, ढीठ होना चाहिए। ढीठ का मतलब नकटा, जिसको कहते हैं हम, नकटा होना चाहिए। बार बार पकड़ा जाए या बार बार अपनी बात से क्या हो जाए? वो मुकर जाए। अगर गुप्तचर अपनी बात पर कायम रहेगा तो वो सामने वाले से किसी प्रकार का कोई राज नहीं निकलवा सकता। यानी अगर आपको सामने वाले से कोई राज निकलवाना है तो आप क्या होंगे? थोड़े से
हीट हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, नकारात्मक रूप से लगन लग जाएगी, ठीक है। समर्पित जो होता है उस काम को कह रहे हैं। आगे चलें। दूसरा जो व्यक्ति है, इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति है, वह है उदास्थित। उदास्थित का मतलब हो गया उदास्थित। उदास्थित का मतलब होता है वही, एक तो वो व्यक्ति संन्यास आश्रम से भ्रष्ट हो चुका है, संन्यास आश्रम से, संन्यास आश्रम से पतित, यानी संन्यास आश्रम में उसने कोई ऐसी हरकत कर दी थी या ऐसा कोई व्यवहार कर दिया था जिसके कारण से वो संन्यास आश्रम के योग्य नहीं रह गया, ठीक है। बुद्धिमान तो है ही, और ये भी किसके लिए करेगा? आजीविका के लिए, यानी ये भी रोजगार के लिए इस काम को करेगा। यहाँ पर पतित होने से मतलब क्या होता है कि या तो वो संन्यास आश्रम में गया ही नहीं, वानप्रस्थ के बाद से क्या हुआ, वो अपने यहीं पर रुका हुआ है, ऐसा व्यक्ति। जाने की परंपरा है, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती नहीं जाएगा तो फिर ऐसी स्थिति में वह किस में चला जाएगा? गुप्तचरी का कार्य करने लगेगा। आगे देखें, गृहपति। ठीक है, गृहपति से मतलब वह किसान जो कृषि कार्य न करके, कृषि कार्य न करके गुप्तचरी करता है, यानी भूमि वगैरह, पशु पक्षी, फैमिली सबको लेकर रहेगा। यानी जो जो चीज़ें किसानों के लिए आवश्यक हैं या किसान कृषि कार्य के लिए आवश्यक हैं, वे सब चीज़ें तो यहाँ उपलब्ध होंगी, लेकिन वह व्यक्ति कृषि कार्य को न करके गुप्तचरी के रूप में कार्य करेगा। थोड़ा बहुत किसान के रूप में कार्य भी कर सकता है, ऐसे कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसका विशेष उद्देश्य किसान के रूप में कार्य न करके गुप्तचर के रूप में कार्य करना होता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कई बार, वह व्यक्ति किसान के रूप में रहते हुए जीविका के लिए गुप्तचरी करे, अर्थात वह सभी प्रकार से संपन्नता का प्रदर्शन करे, संपन्नता कैसी? किसान के समान, बैल, कृषि भूमि, घर, परिवार, ऐसा, लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या रहे? गुप्तचरी का कार्य करना। आप समझते हैं कि गृहपति वहाँ पर स्थायी रूप से निवासी है, उस राज्य में क्या कर रहा है? वो घर लेकर रह रहा है, फैमिली के साथ, परिवार के साथ निवास कर रहा है। अब जैसे हमारे यहाँ भी तो कुछ लोग पकड़े जाते हैं, हमारे यहाँ भी जासूस भेजे जाते हैं, गुप्तचर भेजे जाते हैं, तो उनको कई बार ऐसा करना होता है कि उस राज्य में जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ की संस्कृति के अनुसार आचरण करना होता है, और उस आचरण करने के दौरान वो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वांग रचते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, स्वांग यानी भेष बदलने में माहिर होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में किसान के रूप में कार्य करने वाला गृहपति भी आता है। सारे उन कामों में दक्ष होते हैं, ठीक है। गृहपति के रूप में किस तरह से वो निवास कर सकता है, या गृहपति के रूप में वो किस तरह से कार्य करेगा, ये स्वांग रचेगा, उसका भेष बनाकर वहाँ रहेगा, लेकिन किसी भी तरह से वो किसान का कार्य नहीं करेगा।
आगे चले, हमारा व्यापारी। कितने हैं? 5। उनमें से कौन है? व्यापारी। मर्चेंट। व्यापारी जो चौथे नंबर का हमारा गुप्तचर है, वह भी क्या करेगा? एक तो वह व्यापार कर्म का स्वांग रचेगा, यानी वह व्यापारी नहीं होकर भी किसकी भूमिका करेगा? व्यापारी की। ठीक है, इसके लिए आजीविका रहित होगा, ये नौकरी नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि व्यापारी की तरह आचरण करेगा। अब आप ये ध्यान रखिए, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि वह पूर्णतः व्यापारी नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं कि जो पूर्णतः व्यापारी होगा उसकी सोच उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की एक व्यापारी की होती है। वो तो अपना बेनिफिट देखने का प्रयास करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की कोशिश करेगा, अगर मैं वाकई में व्यापारी होगा तो। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पूर्णतः व्यापारी नहीं होंगे, लेकिन एक व्यापारी किस तरह से आचरण करता है, उस आचरण को करते हुए ये अपने मेन उद्देश्य यानी गुप्तचरी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ऐसे लोगों को हम किस में रखने वाले हैं? व्यापारी गुप्तचर में। ठीक है, आप जानते हैं सीधा सा ये क्या कर रहे हैं व्यापार। आप जैसा कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं एक चौखी सी फिल्म का नाम बताता हूं, आप उसको ध्यान रखिएगा, याद रहेगा आपको सारा। बड़ी इम्पोर्टेंट फिल्म है और ये इम्पोर्टेंट फिल्म आपको बताएगी कि ये किस तरह के व्यापारी हैं। मूवी याद आ गई आपको? इसमें वो कव्वाली गायक होता है, वो क्या वाकई में वो कव्वाली का ही गायन करता है क्या? कव्वाली का गायन करते हुए वो क्या करता है? पाकिस्तान के लिए गुप्तचरी। क्या करता है वो? गुप्तचरी करता है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। कौन सी मूवी बता रहा हूँ मैं? सरफरोश। अब वो व्यापारी भी इसी तरह के होते हैं। व्यापारी और गृहपति दोनों क्या करते हैं? उस राज्य में रहते हुए या कभी कभी व्यापार के लिए एक दूसरे राज्य में जाते समय भी वो कौन सा कार्य करते हैं? गुप्तचरी का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये मूवी ध्यान रखें, आपको इस मूवी के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के भेष बनाने में ये पारंगत होते हैं। दूसरी ये भी थी, लेकिन वो इतनी प्रभावी नहीं लगती है मुझे। ठीक है, इसमें भी वो जासूस बन के जाता है, लेकिन उसकी एक्टिंग वगैरह थोड़ी सी ओवर कर देता है वो। लेकिन इस मूवी में वो जो व्यक्ति है वो कहीं से भी शक नहीं होने देता कि मैं गायक होने के साथ साथ एक गुप्तचर भी हूँ, ऐसा वो स्पष्ट तौर पर होने नहीं देता। तो आपने जासूसों की और भी मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान में रखिए कि वहाँ पर ये एग्जाम्पल सूट करता है कि वो व्यापारी के रूप में कार्य कर रहे हैं लेकिन व्यापारी नहीं हैं। तापस, तापस को आप देखेंगे तो वो भी क्या है? एक तरह का गुप्तचर है। तापस पांचवा। तापस मीन्स क्या हो गया? तपस्या करने वाला, तपस्वी। तपस्वी के भेष में रहकर गुप्तचरी करने वाला व्यक्ति। ठीक है, बड़ी बड़ी जटाएं, भाव भंगिमाएं वैसे बनाना,
उसी प्रकार के आचरण करना, अट्टहास लगाना, कहीं भी धूना जमा के बैठ जाते हैं, ऐसे तपस्वी की बात करें जंगलों में रहते हुए। अब आप समझेंगे, समझ सकते हैं कि इनका निर्धारण क्यों किया गया। आप ध्यान रखिए कि इनके पास उस राज्य के तपस्वी भी आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं? तपस्वी भी। उनसे मिलने वाली जानकारी क्या करेगा? वो उसका विश्लेषण करेगा और उस विश्लेषण को आगे अपने दूत से कंफर्म करेगा या दूत के माध्यम से उसके और सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ये क्यों रखा गया? व्यापारी वर्ग, जो भी व्यापार कर्म को करने वाले लोग हैं वहाँ, उनमें घुसपैठ करेंगे। समझ में आ रही है ना बात? व्यापारी के रूप में क्या फ़ायदा हुआ? सूचनाएं कहाँ से लाएगा वो? उसके पास और भी व्यापारी आएंगे और वहाँ पर वो व्यापार करते करते उस राज्य की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? उस राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है ये पता लगाया जाएगा। व्यापारियों में असंतोष है या नहीं, देखो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। व्यापारियों की भावनाएं व राज्य की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए जांच करने हेतु ठीक है। ऐसे ये क्या करेगा? संबंधित राज्य की धार्मिक नीतियों का, और नीतियां भी होती हैं लेकिन इसके पास मुख्यतः सोर्स कौन आएंगे? तपस्वी है, तो ये तो खुद घूमेगा ही घूमेगा। और इसके पास आगे से कौन आ सकते हैं? उस राज्य के जो तपस्वी हैं वो आकर भी क्या कर सकते हैं? राजा आस्तिक है या नास्तिक है, ऐसे ये भी क्या करेंगे? किसानों के माध्यम से, उस राज्य की उत्पादन क्षमता का अंदाज़ा लगाएंगे, उत्पादन क्षमता का आकलन करेंगे। मुख्य प्रकार ठीक है। तो ये इनकी अलग विशेषता हो गई। ये क्यों हर वर्ग में इनकी पहुंच हो गई। अभी कोई विद्यार्थी होगा, आगे आएंगे आपके कौटिल्य में 2 तरह के आएंगे, स्थिर और गतिशील, उसमें भी और ज़्यादा कैटेगरी आ जाएगी, 6, 5, 11 ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? उस वर्ग विशेष में, व्यापारी वर्ग में, किसानों के वर्ग में, तपस्वियों के वर्ग में और उदारस्थितों के वर्ग में, यानी जो उस राज्य में गृहस्थ आश्रम से अलग हैं लेकिन संन्यास आश्रम में नहीं पहुँचे हैं, गृहस्थ तो पूरा कर लिया लेकिन संन्यास नहीं लिया, ऐसे लोगों के बीच में, या वही ढीठ कपटी नालायक लोगों के ग्रुपों में पैठ रखते हैं। उस पैठ के आधार पर जो जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं वो संबंधित राजा तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसी कारण इनकी व्यवस्थाएं या इनको इस तरह का वर्गीकरण किया गया। ये हमारे दूसरी विशेषता हो गई है व्यवहारिक नीति के अंतर्गत। ठीक है, व्यवहारिक नीति के अंतर्गत हमने 3 बातों में से 2 की जानकारी ले ली है, वो दोनों बातें हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। अब आगे चलते हैं। हमारा जो अंतिम है व्यवहारिक का वो है वॉर। वो क्या है? युद्ध। युद्ध का मतलब क्या हो गया? अब जब सारे उपाय और नीतियां असफल हो गई तो ऐसे समय में हम क्या करने जा रहे हैं? वॉर करेंगे। जैसा कि हमने बात की थी कि ये जो व्यवहार है वह अंतिम रूप से दोनों राज्यों के मध्य शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करने का काम करता है। दूत जो व्यवस्था है शांतिपूर्ण है, संबंध स्थापित करेगा। गुप्तचर जो है वह भी शांतिपूर्ण तरीके से उस राज्य की महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित करने का काम करेगा। अब उसके बाद अगर राज्य को लगता है कि ये जो राज्य है वह उसके हितों पर नुकसान पहुंचा सकता है या उसके हितों को किसी भी रूप में
कम कर सकता है, या उसके राज्य पर आक्रमण करने की योजनाएं बन रही हैं, या उसके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बन रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वह अपनी शक्ति का आकलन करेगा और उस शक्ति के आधार पर वह आगे की रणनीति तय करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब वह अंतिम उपाय लागू किया जाएगा जो कि इन दोनों नीतियों से थोड़ा सा कठिन रहेगा, और उस नीति का नाम हमने रखा वॉर। उससे पहले जो वॉर है मैंने आपको बताई थी सागुण्य नीति। तो वो सागुण्य जो नीति है उसमें हमने भी एक बिंदु वहाँ पहले भी पढ़ा है, यान जिसको कह रहे हैं। यान का मतलब क्या हो गया था? चढ़ाई करना, अटैक कर देना, सशस्त्र युद्ध या आक्रमण। और हमने उपाय भी पढ़ा था दंड। दंड में मैंने कहा था कि सैनिक दबाव बनाकर व्यवस्था में क्या लाना? परिवर्तन लाना। दंड युद्ध में भी परिणत हो सकता है, या युद्ध को भी हम दंड का एक भाग मान सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो युद्ध है वह कई प्रकार से अलग अलग रूपों में काम आ रहा है, या अलग अलग जगह इसका वर्णन किया गया है, यान के रूप में और दंड के रूप में। तो दंड इसका संक्षिप्त रूप है, संप्रभुत्व का आधार भी दंड है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली युद्ध भी किसका आधार हो गया? किसी भी राष्ट्र की युद्ध क्षमताएं या सैनिक क्षमताएं उस राज्य की संप्रभुता में सहायक साबित होती हैं। सहायक साबित होने के कारण आधार पर हम उस राज्य को या उस राष्ट्र को संतुलित विदेश नीति के संचालन में भी महत्वपूर्ण मानते हैं युद्ध को। ठीक है, तो हम देखते हैं वॉर। युद्ध ठीक है। अब युद्ध मतलब सैनिक आक्रमण, सैनिक क्षमताओं का प्रयोग करना। इसके अंतर्गत अभी देखो मैं बताऊं आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसका महत्व, प्रकार, कितने प्रकार के युद्ध होते हैं, ठीक है, युद्ध के नियम और पराजित राष्ट्र के साथ व्यवहार। ये इसकी मुख्य बातें आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे इस बिंदु को, जिसके अंतर्गत हम युद्ध का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहला महत्व हो गया, युद्ध क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किन परिस्थितियों में युद्ध होना चाहिए, प्रकार क्या हैं, 2 प्रकार बता रखे हैं इसके मुख्यतः। युद्ध के नियम क्या हैं, हम नैतिक आधारों पर युद्ध लड़ने के समर्थक हैं, यानी युद्ध किस आधार पर लड़ा जाना चाहिए, मॉरलिटी के साथ लड़ना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। हम कहते हैं मतलब मनु कह रहा है, मनु कह रहा है मतलब प्राचीन भारतीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये माना गया था। फिर कह रहा है पराजित राष्ट्र के साथ भी कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, उसकी बात करें। तो पराजित राष्ट्र के साथ व्यवहार करने का मतलब हमारा युद्ध का मेन उद्देश्य तो ये है कि अपने हितों की पूर्ति करना, और अगर ऐसा नहीं करता है वो राष्ट्र तो उसकी शासन प्रणाली में बदलाव कर देना। बदलाव करने का मतलब जरूरी नहीं है कि उस राष्ट्र को ध्वस्त, नष्ट, भ्रष्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। उस शासक व्यवस्था को या शासक को भी क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अगर उसके बदलने के बाद भी व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम वहाँ की शासक वर्ग को या राजा को पराजित करेंगे और उसकी जगह किसी अन्य शासक को स्थापित करेंगे। तो ये सारे हमारे अभी चलने वाले जो बिंदु हैं उनको देखते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे वॉर के महत्व पर, औचित्य का मतलब महत्व, और फिर इसकी जो परराष्ट्र नीति है इसका आकलन करेंगे। तो शुरू करते हैं।